नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टैलेंट एंड ज्ञान में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। तो मध्य प्रदेश का इतिहास कुछ इस प्रकार है। तो पहले तो आपका ये मध्य प्रदेश के इतिहास में आपका जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश के भारत के केंद्र में स्थित होने के कारण से हृदय प्रदेश यानी प्रदेश कहलाता है। ये पहला तो आपका हो गया। इसके बाद भूवैज्ञानिकों की दृष्टि से है भारत का सबसे प्राचीनतम प्रदेश माना जाता है। यानी जितने अपने भारत में प्रदेश हैं तो सभी प्रदेशों में अपना ये जो मध्य प्रदेश है वो सबसे पुराना प्रदेश है। अब इसमें मध्य प्रदेश के जो काल है उनको तीन भागों में बांटा गया है। इसमें देखिए, पहला तो आता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आगैतिहासिक काल, उसके बाद तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया। इसका एक पाषाण काल है, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। यानी पाषाण मतलब पत्थर का काल, जिसमें पत्थर का ही यूज होता है पूरा। इसके बाद आता है आपका आग ऐतिहासिक काल। इसमें आपको ताम्र पाषाण यानी तांबे के और पाषाण के काम यानी कि जो औजार वगैरह है वो मिलेंगे। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल है प्राचीन काल। इस काल में आपको वैदिक युग से आएगा। इस काल में आपका महापाषाण काल युग आ जाएगा। इसके बाद लौह युगीन संस्कृति आ जाएगी आपकी, महाकाव्य काल, और इसके बाद महाजनपद। ठीक है, तो ये इस प्रकार कुछ काल रहेंगे। तब इसके बाद आपके देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में देखिए, इस काल में मनुष्य किसी प्रकार की घटनाओं को कोई लिखित प्रमाण नहीं, यानी कि इस काल की जो घटनाएं हुई हैं तो इस काल में कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलेंगे इस काल में क्या क्या हुआ है। इस काल में जो भी जानकारी प्राप्त हुई है पाषाण पत्थरों के उपकरण एवं मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि से प्राप्त हुई है। ठीक है, देख लीजिए ये आ गया इसमें। इसके बाद प्रदेश के विभिन्न भागों में किए गए उत्खनन यानी जो खोजें हुई हैं, तो उत्खनन में अपने क्या बोलते हैं उसको, खुदाई, एक हिसाब से खुदाई बोल सकते हैं अपन इसको। यानी प्रदेश में विभिन्न भागों खुदाई की तो वहाँ खोजों में प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के चिन्ह मिले हैं। ठीक है, चिन्ह जैसे पत्थर वगैरह होंगे। अब जैसे इसके बाद आता है आदिम प्रजातियों नदियों के किनारे और गिरी कंदराओं में रहती थी। यानी जो उस टाइम की प्रजाति थी अपने प्रागैतिहासिक काल की, पहले के जो अपने आदमी थे तो वो नदियों के किनारे, ये आपका नदियों के किनारे और ये गिरी की कंदराएं होती हैं जो गुफाएं, वहाँ पे रहती थी। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ अपने ये प्राकृतिक काल को यानी कि प्रमाण मिले हैं। तो देख लीजिए मध्य प्रदेश के अपने पहला तो आपका भोपाल, दूसरा है रायसेन, छनेरा, नेमबार, मोजावाड़ी, महेश्वर, देहगांव, बरखेड़ी, हंडिया, कबरा, सिंघनपुर, आदमगढ़, पचमढ़ी, होशंगाबाद, मंदसौर तथा सागर के अनेक स्थान, यानी जो सागर में अपना शहर है उसके अनेक स्थानों पर इनके प्रमाण मिले हैं। किसके? प्रागैतिहासिक काल में जो रहने वाले मनुष्य लोग थे उनके। इसके बाद प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो पहला तो आपका जाएगा पाषाण काल। पाषाण काल में मध्य प्रदेश, पाषाण काल यानी वो पत्थरों का काल, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी और चंबन घाटी, बेतवा घाटी, सोनार घाटी, भीमबेटका की गुफाओं आदि के प्रमुख आप ये प्रमुख स्थल कहलाए। वहाँ के पाषाणकालीन स्थल हैं, वहाँ के प्रमुख अपने पाषाणकालीन स्थल रहेंगे अपने कहाँ, चंबन, बेतवा, सनौर, भीमबेटका की गुफाओं के, भीमबेटका आदि, यानी कि जो कुछ और रहेंगे इसमें प्रमुख पाषाणकालीन स्थल हैं। इसके बाद ये देखिए नर्मदा घाटी से ही सर्वाधिक पाषाणकालीन स्थल उपकरण प्राप्त हुए हैं। जो अपनी नर्मदा घाटी है वहाँ से पाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर हस्त निर्मित एवं प्राकृतिक वस्तुओं औजार के रूप में प्रयोग किया जाता था। यानी कि देखिए हस्त निर्मित मतलब हाथों के द्वारा बनाए गए एवं प्राकृतिक वस्तुओं के औजार यानी हथियार, हथियार के रूप में आपको प्रयोग किया जाता है इस टाइम पे। इसके बाद इस काल में बिना बेंत, बिना लकड़ी के औजार का उपयोग किया जाता है। यानी कि पत्थर से पत्थरी का उपयोग किया, इसमें कोई लकड़ी वगैरह हैंडल का यूज़ नहीं किया जाता है। अपन कुल्हाड़ी ले लो, उसमें पर हैंडल यूज़ करते हो, उसमें खाली पत्थरों का यूज़ किया जाता है। इसके बाद इनके प्रमुख हथियार बिना हत्थे की कुल्हाड़ी, देखो भैया क्या ना, बिना हत्थे की कुल्हाड़ी, खुरचन तथा मुष्ट आदि सम्मिलित हैं।
ये कुल्हाड़ियाँ नर्मदा घाटी के उत्तर, आप देखिए आगे इनकी कुल्हाड़ियाँ थी जो वो नर्मदा घाटी के उत्तर में देवरी, सुखसाई नाला, बुंदना तथा केन घाटी, बरखस तथा दमोह जिले से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इनकी जो कुल्हाड़ियाँ थी वह तीन जगह से अभी तो बताया गया इसमें, देवरी, इसके बाद बुधाना, इसके बाद अपना ये दमोह जिले से प्राप्त हुई हैं। दमोह था वो दमोह हो गया, हाँ आना पड़ेगा। चलिए, तो इसके बाद अपना आता है अगला, अब पाषाण काल। इस काल में देखिए आप, तो पाषाण काल ही चल रहा है, पाषाण काल में देखिए आगे। ठीक है, इसी पाषाण काल में आपका देखिए, इसी पाषाण काल में आपको सिहोरा जिले में मानव खोपड़ी मिली, यानी कि जो अपना सिहोरा जिला है उसमें उस समय के जो लोग हैं उनकी मानव की खोपड़ी मिली, यानी कि सिर, उसका नाम नर्मदा मानव रखा गया, यानी जो खोपड़ी मिली तो उसका नाम नर्मदा मानव खोपड़ी रखा गया। ठीक है, इसके बाद ये अपना नरसिंहपुर जिले में भतरा नाम है, नरसिंहपुर जिले में जो भतरा नामक स्थान है वहाँ पाषाणकालीन उपकरण में हथियार वगैरह मिले जो वो लोग यूज़ करते थे। इसके बाद महादेव पिपरिया में 860 औजार मिले हैं जो महादेव की पिपरी। इसके बाद भीमबेटका की गुफाओं में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित, इसमें से लगभग 750 गुफाओं में 500 गुफाएं चित्रों के द्वारा सुसज्जित हैं, यानी चित्र के द्वारा चित्र बने, यानी जो आपने इसमें भीमबेटका में जो गुफाएं हैं उसमें लगभग 750 गुफाएं हैं। तो उसमें आपको 750 गुफाओं में से 500 गुफाएं ऐसी हैं जिसमें जो पाषाण कालीन के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, इस स्थल को मानव विकास का प्रारंभिक स्थान माना जाता है, यानी जो अपनी भीमबेटका की गुफाएं हैं उस स्थल को मानव विकास का अपना ये प्रारंभिक स्थान माना जाता है। एक जो यूनेस्को द्वारा, यानी यूनेस्को द्वारा 2003 में भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, यानी कि यूनेस्को उसके द्वारा अपने भीमबेटका को 2003 में विश्व धरोहर के स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, ये तो हो गया आपका पाषाण काल। अब आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में देखिए आप, मध्य पाषाण काल की सभ्यता नर्मदा घाट, चंबल, बेतवा एवं इनकी सहायक नदियों की घाटियों में विकसित हुई थी। ठीक है, इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण का आकार बहुत ही छोटा होता था, जिनमें लघु पाषाण उपकरण, छोटे पत्थर के उपकरण एवं माइक्रोलिस कहते हैं, लघु पाषाण काल या माइक्रोलिस कहते हैं। ठीक है, इस काल के प्रमुख औजार खुरचनी, नोक व बुदनी थी, यानी कि इस काल में आपके नोक वाले हथियार का शुरू हो गए थे, आगमन हो गया था। इसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश में इस काल की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल आदमगढ़ यानी होशंगाबाद है, यानी जो अपना आदमगढ़ है उसे होशंगाबाद कहते हैं। मध्य प्रदेश में इस काल की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल आदमगढ़ या होशंगाबाद है। ठीक, इसके बाद BR मिश्रा ने होशंगाबाद में 25,000 उपकरण प्राप्त किए, यानी कि जो एक साइंटिस्ट होंगे अपने खोज वैज्ञानिक, उनने होशंगाबाद में 25,000 उपकरण या औजार बरामद किए। कहाँ के? मध्य पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के समय के। इसके बाद मध्य पाषाण कालीन जीवन में जो लोग थे वह केवल शिकार पर निर्भर था, यानी जो मध्य पाषाण काल के लोगों खाली शिकार बस करते थे, यानी शिकार है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है, उनको इतना ज्ञान नहीं था। फिर इसके बाद आता है अपना इस काल में देखिए, ये एक और आगे, इस काल में सोन घाटी में लगभग 464 औजार मिले हैं। ठीक है, यानी सोन घाटी में 400। इसका आपका मंदसौर, नाहरगढ़, इंदौर, भीमबेटका, सिहोरा से भी इस काल के उपकरण मिले हैं। अब यहाँ पर एक और वैज्ञानिक अपने BB मिश्रा ने भीमबेटका से ब्लेड अवयव ढूंढा। ठीक है, ये तो हो गया आपका मध्य पाषाण काल। इसके बाद अपना नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत है। नव पाषाण काल देखिए, नव पाषाण काल ये होता है मध्य, ये नव पाषाण काल के जो औजार हैं अपन को सागर, जबलपुर, दमोह, होशंगाबाद तथा छतरपुर जिले से नव पाषाण कालीन औजार प्राप्त किए हैं। ठीक है, इस काल में हथियार
सेल्ट कुल्हाड़ी, बसूला इत्यादि प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके बाद इस काल में कृषि, पशुपालन, गृह निर्माण एवं अग्नि प्रयोग जैसे क्रांतिकारी कार्यों को अपना गया। यानी इस काल में ही लोगों ने जीवन जीने के लिए कृषि शुरू कर दी, पशुपालन शुरू कर दिया, पशु को पालना, गृह निर्माण अपना घर बनाना शुरू कर दिया और आगे का भी प्रयोग इसी काल में शुरू हुआ था। ठीक है, इस काल की अनुसार इस काल की सीमा लगभग 3500 ईसा पूर्व से लेकर आपकी 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। यूनानी भाषा में न्यू शब्द नवीन के अर्थ के रूप में प्रयुक्त होता है, इसीलिए इस काल को नवपाषाण काल भी कहा जाता है। ये तो हो गया अपने तीनों काल समाप्त, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और पाषाण काल। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल के बाद आता है अपना ऐतिहासिक काल है ताम्रपाषाण काल। तो देखिए, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों को साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को अपना ताम्रपाषाण काल कहा गया है। ठीक है, सर्वप्रथम जिस धातु को औजार के रूप में प्रयुक्त किया गया था वह थी तांबा। यानी कि इस काल में सबसे पहले तांबा और पाषाण को एक साथ उपयोग में लाया था। ठीक है, इसमें ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग करीब 500 ईसा वर्ष पूर्व किया गया था। यानी 500 बोल दिया, 5000 ईसा वर्ष पूर्व तांबे का सबसे पहले उपयोग किया गया था। ताम्र पाषाण काल की सभ्यता को मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। यानी जो अपनी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, जो नर्मदा घाटी के क्षेत्र में विकसित हुई थी। महेश्वर, इसमें आता है आपका महेश्वर, पड़ताटोली, कयाथा यानी उज्जैन, नागदा, बरखेड़ा मतलब भोपाल इत्यादि क्षेत्रों में इस काल के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, अपने एक और मध्य प्रदेश में बालाघाट एवं जबलपुर जिले के कुछ भागों में ताम्रपाषाण कालीन औजार मिले हैं। यानी अपने मध्य प्रदेश के बालाघाट, जबलपुर और कुछ अन्य जिले हैं जहाँ पे ताम्रपाषाण कालीन औजार यानी उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस काल में लोग गेहूं, धान, दाल की खेती करते हैं। यानी जो अपने गेहूं, धान, दाल की खेती करते थे। पशुओं में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट पालते थे। यानी जो वो पशुपालन का काम करते थे पालने का, तो वो लोग इसमें आपका गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और ऊंट पालते थे। इस काल में लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे। ठीक है, इस काल में लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे। सर्वप्रथम चित्रित भांडों अवशेष ताम्रपाषाण काल में ही मिले थे। भांड मतलब जो घड़े होते हैं, मिट्टी के घड़े, तो चित्रित घड़े रहते थे। तो ये घड़े ताम्रपाषाण काल में ही मिले थे सबसे पहले। ठीक है, इसी प्रकार आपका होता है ताम्रपाषाण काल खत्म। तो अब आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल या प्राचीन काल। तो ऐतिहासिक काल में लौह युग का आया। ऐतिहासिक काल को ही लौह युग कहा जाता है। इसमें लोहे का उपयोग शुरू हो गया था। ठीक है, देखिए इस काल से ही लोहे का उपयोग शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश के लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य, अब देखिए इसमें लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य अपने मध्य प्रदेश में धूसर, चित्रित मृद भांड, ठीक है, और अवशेष मालवा क्षेत्र तथा भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर से प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 10,000 ईसा पूर्व हैं, 1000 ईसा पूर्व हैं। अब इसके बाद आता है आपका वैदिक काल सभ्यता। इस काल का इतिहास लगभग 1500 से 1600 ईसा पूर्व के आसपास से शुरू हुआ था। यानी जो वैदिक सभ्यता का काल है वह 1500 से 1600 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। आर्य वैदिक काल के समय में ही विंध्याचल पर्वत को पार करके मध्य प्रदेश में आए थे। जो आर्य थे वह इस यानी वैदिक काल में ही विंध्याचल पर्वत को पार करके अपने मध्य प्रदेश में आए थे। महर्षि अगस्त मुनि थे जो, उनके नेतृत्व में नर्मदा घाटी में यादवों का एक समूह बस गया। ठीक है,
और यही इस क्षेत्र में आर्यों का आगमन प्रारंभ हुआ, और यही इस क्षेत्र में आर्यों का आगमन। ऐत्रेय ब्राह्मण, जो एक ब्राह्मण की जाति होती है, ऐत्रेय ब्राह्मण जिस निषाद जाति का उल्लेख होता है वह मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती थी। यानी ब्राह्मणों में एक ऐत्रेय कर की जो ब्राह्मण जाति थी वह मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती थी। अब इसके बाद आता है आपका महाकाव्य काल। पौराणिक कथाओं, देखिए पौराणिक कथाओं के अनुसार करकोट नागवंशी शासक नर्मदा नदी के किनारे काठे के शासक थे। ठीक है, उन्होंने अपनी पुत्री नर्मदा का विवाह इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरुकुस्त के साथ किया था। पुरुकुस्त ने रेवा नदी का नाम परिवर्तित कर नर्मदा कर दिया। यानी जो पहले नर्मदा नदी नाम थी वह रेवा के नाम से आ रहे थे, उसने रेवा नदी का नाम चेंज करके नर्मदा नाम रख दिया। ठीक है, इसी वंश के एक और राजा हुए जो मुंचकुंद थे। उनने विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच मध्यंता नगरी, यानी जिसको अपन खंडवा कहते हैं, उसकी स्थापना की थी। यानी मुंचकुंद करके जो है सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच में नगरी और खंडवा की स्थापना की थी। कालांतर में यदुवंशियों का हेय शासक ने, यानी जो कालांतर, कोई जंगल बोलते हैं कालांतर को, में यानी उसी जंगल में यदुवंशी के हेय शासक था। उसने मध्यांतर नगरी पर अधिकार किया और उसका नाम महिष्मति रख दिया। यानी जो अपनी खंडवा थी उसका नाम उसने महिष्मति रख दिया। ठीक है, रामायण काल के अंतर्गत, इसमें देखिए अब रामायण काल के अंतर्गत महाकांतर एवं दंडकारण्य स्थित, यानी ये जंगल है। महाकांतर आपको बता देंगे, महाकांतर रामायण काल क्या है, महाकांतर और रावण क्या है, तो यानी कि महाकांतर और आपका दंडकारण्य क्या है, ये हम आपको अभी बता देंगे थोड़ी देर से आगे, क्योंकि इसमें दिया गया है जैसे ये महाकांतर कहलाते हैं आपका महाकौशल एवं बैतूल तक के क्षेत्रों, महाकाल जो अपना यानी कहलाता है महाकांतर, यह आपका महाकौशल एवं बैतूल तक के क्षेत्र। ठीक है, ये कहलाता है। आपका दंडकारण्य एक वन था। ठीक है, यह वन ही था, यानी जो महाकांतर है वो भी एक जंगल था वो, और एक दंडकारण्य स्थित। कालिदास के महाकाव्य के रघुवंशम के अनुसार, यानी कालिदास को जो महाकाव्य रघुवंशम करके था, इसके अनुसार भगवान श्री राम के पुत्र कुश जो दक्षिण कौशल के राजा थे, तथा शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती जो सुबाहु ने शत्रुघाती सुबाहु भी उनको बोला जाता, ये दशाण यानी विदिशा पर शासन किया था इन लोगों ने। इसके बाद रामायण तथा महाभारत पुराणों के अनुसार अंतिम वैश्वत मुनि, यानी अंतिम वैश्वत मुनि के 10 पुत्रों में से कारुष, ठीक है, कारुष देश यानी कारुष देश, जैसे बुंदेलखंड पर, यानी कारुष ने बुंदेलखंड पर शासन किया। ठीक है, यानी कि जो अपने जो अपने मुनि थे तो उनके पुत्र कारुष थे, उनने बुंदेलखंड पर शासन किया। महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश के राजाओं ने भाग लिया। जो वत्स यानी महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें मध्य प्रदेश के कुछ राजाओं ने भाग लिया। जैसे सुनिए, पहला तो आपका हो गया वत्स, छेदी, कारुष तथा दशार्ण आदि ने पांडवों तथा महिष्मति और अवंती, भोज तथा विदर्भ आदि ने कौरवों की ओर से युद्ध किया गया था। यानी कि जो अपने वत्स, चेदी, कारुष तथा दशाणी आदि लोग थे उन्होंने पांडवों के साथ, और महिष्मति, अवंती, भोज तथा विदर्भ आदि ने कौरवों के साथ युद्ध किया था महाभारत के युद्ध में।
इसके बाद आता है आपका महाजनपद काल। तो महाजनपद काल यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लगभग बौद्ध धर्म व जैन धर्म ग्रंथों में वर्णित महाजनपदों की संख्या भारत में 16 थी। ठीक है, यानी कि जो अपने बौद्ध ग्रंथों जैन ग्रंथों में जो वर्णित है महाजनपदों की संख्या पहले भारत में 16 थी, जिसमें चेदी और अवंती जनपद मध्य प्रदेश के इतिहास में संबंधित है। यानी जो अपने 16 जनपदों में मध्य प्रदेश में चेदी और अवंती जनपद मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है। ठीक है, इस राज्य का महाजनपद अवंती महाजनपद अत्यंत विशाल था। यानी जो अपने मध्य प्रदेश का अवंती जनपद सबसे बड़ा था। आज तो इसको अवंती, ठीक, अवंती जनपद के बारे में देखिए। यह महाजनपद मध्य और पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। ठीक है, अवंती की राजधानी महिष्मती थी। इन दोनों के बीच बेत्रवती यानी बेतवा नदी प्रवाहित होती यानी बहती थी। बौद्ध धर्म तथा जैन ग्रंथों के अनुसार अवंती के 2 अन्य प्रसिद्ध नगर कुरघर तथा सुदर्शनपुर थे। ठीक है, इसके बाद चेदी महाजनपद। तो चेदी महाजनपद देखिए, इस राज्य का विस्तार सोन और नर्मदा घाटियों के मध्य हुआ था। इसके बाद आता है पर्वतीय चेदी राज्य में कलचुरी वंश का शासन था। यानी जो पर्वतीय चेदी राज्य था उस पर कलचुरी वंश का शासन था, जिसका विस्तार कलिंजर तक था। महाभारत कालीन चेदी राज्य की राजधानी शक्तिमती या शक्ति सहवय थी। यानी शक्तिमती या शक्ति सहवय दोनों का एक ही नाम है। जिस जातक कथाओं में सोक्तिवती कहा गया थे, जातक कथाओं में सोक्तिवती भी कहा गया है। ठीक है, यह होगा आपका चेदी राज्य। अब कुछ अपने जो प्राचीन जनपद थे उनके परिवर्तित नाम जो आज के समय में होते हैं। इससे पहले आपका प्राचीन जनपद है अवंती। ठीक है, तो अवंती का नाम हो गया आपका उज्जैन। एक वत्स का आपका अभी का नाम है ग्वालियर। इसका बाद आपका चेदी, जिसे हम खजुराहो के नाम से जानते हैं। इसका बाद आपका अनूप, जिसे हम निमाड़ या खंडवा के नाम से जानते हैं। दसराण, वो आपका विदिशा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तुंडीकेर, ये आपका दमोह के नाम से जाना था। नलपुरी जो नववर या शिवपुरी भी कहते हैं। तो इसी के साथ आज अपना मध्य प्रदेश का इतिहास खत्म होता है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश के राजवंश। जिसने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अपने बेल आइकन को दबा लो, जिससे हमारे जो नए वीडियो आएंगे उसके आपको अपडेट पहले मिलता रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।